थैंक यू सर। तो मिस्टर अजय गोरे। यस सर। ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू है? यस सर। कुछ अपने बारे में बताइए। सर हिंदी में बात कर सकते हैं ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सर। सर जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम अजय गोरे है। मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, जिसको पुराने समय में बड़नगर के नाम से जाना जाता है। जो 52 गजा वहाँ का क्षेत्र है प्रचलित है, उस जिले का निवासी हूँ। और मैंने धब्बा पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया है और उसके बाद लेटरल एंट्री ली है और उसके बाद इंदौर से BE कंप्लीट की है मैंने सिविल ब्रांच से सर। और उसके बाद से सर मैं लगातार MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, आपने बताया 52 गजा फेमस है जी। तो वहाँ पे 52 गजा क्यों नाम पड़ा और किनकी मूर्ति है वहाँ पे? सर वहाँ पे सर जो मूर्ति है जो 52 गज की है, इसलिए उसे 52 गजा के नाम दिया गया है। और वहाँ पे भगवान आदिनाथ की मूर्ति है सर। तो भगवान आदिनाथ की? जी बिल्कुल सर। कंफर्म? जी बिल्कुल सर। कहाँ पढ़ा था आपने? सर ये बुक में पढ़ा था सर मैंने, और 52 गजा में दर्शन करने गया हूँ सर, तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ा था इसके बारे में सर। तो वहाँ पे पढ़ा था कि वहाँ पे लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर। कंफर्म है ना? यस सर। देखे हम क्या? जी बिल्कुल सर। तो संदीप भाई आप सबसे पहले तो अजय जी आप ये बताएं कि आपके नाम का मतलब क्या है? सर अजय तो सर मैं इतना समझता हूँ, मैंने पढ़ा था और मैंने सर कोई पर्सनल एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन अजय मतलब वह है जिससे जीता ना जा सके सर। अच्छा। और आपका किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है? आपके हॉबीज़ क्या है? हॉबीज सर जैसे कि सर शाम के समय पे मुझे एकांत में बैठना अच्छा लगता है, और सर खास करके मम्मी से बात करना सर अच्छा लगता है। चलो, बहुत कम लोग हैं जो फैमिली के साथ बैठते हैं, फैमिली से बात करते हैं, अच्छा है आपका। जैसा आपको याद होगा इससे पहले एक गर्ल्स है जी हमारे देश की, जिन्होंने भी बताया था कि उनको उनकी हॉबीज में तो उनको उनके मम्मा से बात करना पसंद है। क्या उनका नाम बता सकते हैं वो कौन? जी सर। हाँ दिव्या तंवर मैम हैं सर, जिनकी रैंक 438 है। तो किसमें रैंक है? 438? IPS के लिए सर। अच्छा, IPS जी सर। UPPSC में सर IPS के लिए। UPPSC? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सर। अच्छा अच्छा, दिव्या तंवर ना जी। ओके। तो अजय जी आप इंजीनियरिंग जो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपने पहले 10th किया, 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया। जी सर। डिप्लोमा के बाद आपने इंजीनियरिंग में जो लिया वो लेटर एंट्री लिया है। जी सर। तो आप 10th के बाद आपने डिप्लोमा क्यों क्यों किया, 12th क्यों नहीं किया आपने? सर 10th पास आउट होने के बाद सर मैंने 11th में एडमिशन लिया था, पर फैमिली इशू होने की वजह से सर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। और सर उसके बाद स्कूल छोड़ना पड़ गया था सर, तो फिर मैंने डिप्लोमा किया था सर। ठीक है। या डिप्लोमा के बाद आपने बी किया? जी सर। बी आपने क्या फर्स्ट ईयर से लिया या लेटर एंट्री? सर लेटर एंट्री। अच्छा, लेटर एंट्री। यस सर। कौन से कॉलेज से किया आपने? श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर से सर। अच्छा, ये वेंकटेश्वर कौन? सॉरी सर। अच्छा, आप जिस कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया आपको उसी कॉलेज का जो नाम है वेंकटेश्वर कौन पता? सर एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं मालूम, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ भगवान शिव जी को वेंकटेश के नाम से जाना जाता है। अच्छा, भगवान शिव जी को वेंकटेश्वर। जी सर। पढ़ के आइए जी, घर जाके आप ध्यान दीजिएगा। जी बिल्कुल है ना? यस। क्योंकि आप जिस कॉलेज से पढ़े आपको उसके बारे में, उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए। जी एकदम एग्जैक्ट जानकारी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है इंजीनियरिंग की आपने इंजीनियरिंग 2018 में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। यस। उसके बाद आपने 2018 के से 2022 तक के बीच में कोई एग्जाम नहीं किया? यस सर। अच्छा, तो क्या उसमें क्या किस कारण बस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या? सर मेरी तैयारी MPPSC के लिए खास तौर पर मैं कर रहा था, लेकिन इस बीच मैंने सर SSC JEE दिया एग्ज़ाम, और उसके अलावा सर मैं दूसरे एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड नहीं था। तो सर SSC JEE मेरा प्री निकला था सर, लेकिन मेंस में बाहर हो गया था सर। अच्छा, तो आपको MPPSC यही क्यों करना है? UPSC की तरह IAS की क्यों नहीं करना?
सर रीज़न तो इतना है कि सर जैसे मैं जब पास आउट हुआ था सर, तो जो मुझे गाइड करने वाले सर थे, जो मित्र थे, उन्होंने मुझे एमपीपीएससी के बारे में बताया था सर। तो मैं एमपीपीएससी का जो नॉलेज था सर, उस हिसाब से मैं एमपीपीएससी की तैयारी में लग गया था सर। उस समय पे इतना समझते नहीं थे सर। तो एमपीपीएससी आई और यूपीएससी आईएएस में सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस क्या है? सर उसमें सर लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट हैं नॉन टेक के, उनका डिफरेंस है सर। तो आप इतने समय में आप तैयारी कर सकते हैं। यस सर। तो आपका एम यही है कि आप एमपीपीएससी यही तैयारी कर रहे हैं, यही बने आप? सर अभी वर्तमान में तो एमपीपीएससी यही के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। जब मौका मिलता है तो सर मैं इसकी तैयारी करूँगा जरूर। तो आगे संदीप जी आप कुछ पूछिए। हाँ तो जी मेरे को ये बताइए कि आप कौन सा जिले से? सर बड़वानी जी जैसे सर। तो बड़वानी जिला निमाड़ क्षेत्र से। यस सर। तो आपके जिले में ऐसी कोई फेमस चीज़ें हाँ सर बताएं। सर बड़वानी जिले में यहाँ का पर्व है सर भगोरिया उत्सव है, जो यहाँ की प्रमुख भील जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है सर। तो खास तौर से ये त्यौहार सर बड़वानी के जो पास के ज़िले हैं झाबा अलीराजपुर, वहाँ पे मनाया जाता है। लेकिन बड़वानी में भी काफ़ी उसकी संस्कृति है और भील प्रजाति के लोग निवास करते हैं। तो पिछले कुछ सालों से ये त्यौहार यहाँ पे भी मनाया जा रहा है और जोरों शोरों से मनाया जाता है सर। जी, भील जनजाति मनाती है क्या त्यौहार या उत्सव? सर खास तौर से ये त्यौहार भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, लेकिन दूसरे लोग सामूहिक रूप से इसका समर्थन करते हैं और इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं सर। तो सभी कास्ट के लोगों द्वारा एंजॉय किया जाता है, सभी धर्मों द्वारा इस त्यौहार को एंजॉय किया जाता है। आपके निमाड़ क्षेत्र में कोई फेमस नदी भी है? हाँ सर। कौन सी नदी? सर निमाड़ क्षेत्र में सर नर्मदा नदी प्रचलित है सर। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? सर नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में सर 1077 किलोमीटर है और पूरे जहाँ से निकलती है उद्गम से समागम स्थान तक नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर के लगभग है सर। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक सर, अमरकंटक स्थान है जो सर हाँ। मैं रिकॉल नहीं कर पा हाँ। रहा हूँ, अनूपपुर जिले में आता है सर। हाँ से उद्गम है, मैंने पूछा था। अमरकंटक तो एक जगह हो गई। हाँ सर। नर्मदा कौन से उसका उद्गम है? तो कुछ क्वेश्चन हम इंजीनियरिंग से पूछ लेते हैं आपके। जी आपके परसेंटेज 67.20 यस सर। है ना? यस सर। फर्स्ट डिवीजन है। सर सेकंड डिवीजन है सर। सॉरी सर। हाँ सर। आप कंफ्यूज है, आपके परसेंटेज नहीं है? सर वो 63.20 20 हाँ सर 20 वो डिप्लोमा में थे सर, और सिमिलर जैसे ही 67.67 परसेंटेज ये सर इंजीनियरिंग में। फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना परसेंट चाहिए? सर डिप्लोमा में फर्स्ट डिवीज़न के लिए 65% से अबव चाहिए था। और 67 है ना? जी तो फर्स्ट डिवीजन है? यस सर। और कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नहीं सर डिप्लोमा मेरे 67.20 परसेंटेज थे, जो सेकेंड डिवीज़न था सर मेरा। 63.70 थे डिप्लोमा में। यस सर। और बी में आपके 67.20। आप उल्टा बोल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। डरे मत, आप रिलैक्स। यस इंटरव्यू है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतना घबराहट में कुछ भी जवाब दे दें। आप रिलैक्स होइए, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। तो आपने इससे पहले कहीं जॉब की है क्या इस बीच में? अच्छा अच्छा। तो सिविल इंजीनियर के बारे में, कंक्रीट के बारे में कुछ बताएंगे आप मुझे? कंक्रीट में जैसे आप आरसीसी का वर्क होता है जी। उसमें मिनिमम कौन सी ग्रेड की कंक्रीट हम यूज़ कर सकते हैं? आरसीसी में सर मिनिमम सर M20 ग्रेड। एज पर IS 456 बताना। एस पर IS 456। यस सर। एक फॉलो करते हैं। यस है ना? यस सर। कौन से यूज़ करते हैं ग्रेड? M20 सर। अच्छा M20 क्यों नाम रखा उसका? सर M20 सर एम का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, और 20 उसका सर ग्रेड होता है। एम का मतलब तो मिक्स डिज़ाइन होता है, हमें दे देखा। और जो 20 रहता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, यही होता है। यस थोड़ा कंफ्यूजन ना हुआ है। सर। ठीक है। M20 तो उसमें रेशियो बताइए आप। रेशियो सीमेंट एग्रीगेट एंड सेट जगह रेशियो
1.1:1.5:3 सर। इसका इसका ये रेशियो बताइए। सर 1 होता है सीमेंट, 1.5 होता है सेंट और 3 होता है सर कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट बोल सकते हैं। एग्रीगेट बोलते हो उसको, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। अच्छा, तो जो सीमेंट यूज करते हैं वो कितने ग्रेड की आती है, मार्केट में अवेलेबल है एज पर IS कोड 456 ग्रेड ऑफ सीमेंट? घर जाके देखिएगा कोड IS कोड है। सेंड आप यूज करते हो तो जो सेंड कंक्रीट में यूज की जाती है वो सेंड रिवर सेंड यूज की जाती है कि कोई और सेंड आती है? कैसा डस्ट यूज किया जाता है? सर जो सिचुएशन होती है सर या फिर जो कंस्ट्रक्शन की डिमांड होती है उसके हिसाब से सर सेंड यूज़ की जाती है। क्या हम चूरी यूज कर सकते हैं जिसको क्रशर डस्ट बोलते हैं सेंड की जगह पे? यस सर। ये है क्या? सर प्रोविजन में तो नहीं है लेकिन रफ एंड टफ वर्क के लिए नहीं, रफ एंड टफ हम कैसे, आप गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, आप कैसे इसको यूज कर देंगे अपने हिसाब से? पैसे क्या आप आपकी जेब से भरेंगे क्या उसमें? नहीं ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन उस हिसाब से करेंगे। क्या गवर्नमेंट का रूल है, क्या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने आपको कोई ऐसा सर्कुलर निकाला है कि हाँ अगर सेंड अवेलेबल नहीं है तो आप कैसा डस्ट यूज कर सकते हो? सर गवर्नमेंट का ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर। अच्छा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइएगा और देखिएगा कि पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के थ्रू अगर कैसा कोई सर्कुलर निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। घर जाके आप देखिएगा उसको, ठीक है, क्रशर डस्ट का। अब फर्क समझे ना, क्रशर डस्ट और सेंड में क्या फर्क है? क्या सर क्रशर डस्ट वो सर जिसमें जब हम छलनी से यूज सेंट को छानते हैं और या फिर जो धूल के कण होते हैं जो इन्वायरमेंट में फ्लो करते हैं या जो ऐसे रहते हैं जिनको कब यूज़ किया जाता है। आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप देखिएगा घर जाके, चीज़ों का आपने इंजीनियरिंग कर लिया, डिप्लोमा कर लिया है, आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ों का। ये तो बेसिक सी चीज़ है इंजीनियरिंग की। अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर क्या पता होगा? हाँ, आप फील्ड में कैसे काम करेंगे? चलो मान लो आपको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, WRD में सिलेक्शन हो गया आपका, आप एज SDO वहाँ के इंचार्ज हो गए। हाँ, आप साइट पे विजिट करने गए, ठेकेदार तो क्रशर डस्ट यूज़ कर रहा है, आपको यही नहीं पता कि क्रशर डस्ट है कि सेंड है। हाँ सही बात है। फिर आप जब भी पढ़े आप किसी आपको सब्जेक्ट में आया होगा, क्रशर डस्ट आया होगा, सेंड होगा, एग्रीगेट आई होगी, आप उसकी पिक्चर्स देखी होगी आपने। आज के समय टेक्नोलॉजी का है। हाँ, आपको एंड्रॉइड मोबाइल है कि नहीं है? हाँ, तो उसमें देखते हैं, यूट्यूब पे क्या देखते रहते हैं आप? भैया मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सर। ठीक है, आप समझ नहीं पाया हूँ। अब देखिएगा घर जाके वीडियो देखना पहले यूट्यूब पे, उसके बाद पढ़ना, ठीक, उसके बाद आप सेंड उसमें सर्कुलर आ चुका है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो सेंड है रिवर सेंड की, और रिवर सेंड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती कभी कभी। तो क्या होता है कि नर्मदा और चंबल की सेंड को यूज़ करते हैं, बालू रिच इसको बोलते हैं। तो क्या है कि कुछ समय के लिए उस पर बैन लगा दिया गया था, तो गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया है कि आप क्रशर डस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ठीक है संदीप जी, बाकी फिर हम आपसे आपके हवाना जिले के बारे में कुछ पूछें। आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं? सर मैं शेड्यूल कैब से बिलोंग करता हूँ सर। आपका ये जो क्षेत्र है बड़ौनी डिस्ट्रिक्ट है तो अनुसूचित यस सर। क्षेत्र है, यस तो आप यहाँ बताइए कि आपके यहाँ पे क्षेत्र में आपका ST/SC का परसेंटेज लेवल क्या है? सर ST की जनसंख्या प्रश्न नहीं समझे आप आपके बड़वानी जिले में ST/SC का रेशो क्या है? आपका आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो आपके बड़वानी जिले में ST का परसेंटेज कितना है, SC का परसेंटेज कितना है? एग्जैक्टली आप एक ट्राइबल्स कम्युनिटी से आते हैं, आपको आपके कम्युनिटी के बारे में नहीं पता, क्षेत्र का पता नहीं कि कितने परसेंटेज लोग उसमें निवास करते हैं? सर लगभग 54% ST की जनसंख्या निवास करती है और कहाँ पे? बढ़ाना जिले में सर। आप श्योर है इसके लिए? नहीं सर। और आपके क्षेत्रों में कुछ आदिवासी क्रांतिकारी महापुरुष भी रहे हैं, यस सर। तो क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ सर। बताएं। सर कांटिया मामा कांटिया भी में जो कांटिया मामा के नाम से जाने जाते हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ? इसके अलावा कोई महापुरुष का नाम?
आप एक आदिवासी समाज से आते हैं, आप ऐसी किसी गुरु तो आपको आपके जननायक को पाठ नहीं करना तो कैसे आप इसकी का बेसिक चीज तो यही सबको समझना चाहिए। अच्छा, आपके बड़वानी जिले से लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और एक मंत्री भी है, कैबिनेट मिनिस्टर, आप उनके नाम और आप उनके ऊपर बताना चाहिए? कभी पता है? सर लोकसभा सांसद श्री गजन पटेल, राज्यसभा सांसद और एक मिनिस्टर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी। जनरल नॉलेज बहुत वीक है, अगर आपको उसके आपको आपके क्षेत्र के बारे में ये चीज़ आपका एक क्षेत्र सेंधवा करके है जो बॉर्डर से लगा हुआ है, वो बॉर्डर से कितनी दूरी पर है? लगभग 8 मिनट श्योर है? लगभग श्योर है? डाउट अलग लोग और कोई फेमस मंदिर जो आपके बड़वानी जिले में आते हैं? बड़वानी जिले में सेंधवा है तहसील, यहाँ पे सर विजासा माता का मंदिर फेमस है। दूसरा सर श्री विलटदेव मंदिर, ये जो खरगोन जिले में आता है। विलटदेव खरगोन जिले में आता है। ये सब उधर मैंने सुना है कि नांगलवाड़ी राजपुर ब्लॉक में आता है, राजपुर ब्लॉक बड़वानी जिले में। सर ओझर जिले में है सर वो, और उधर जिला नहीं है सर सॉरी सर, बड़वानी खरगोन जिले में है और ओझर तहसील है सर उसकी, किसके बड़वानी। क्या खरगोन सर आप घबराइए मत, हाँ, ये आप आराम से आओ, रिलैक्स। पानी पीना है क्या? हाँ तो रिलैक्स हो गया। सर नांगलवाड़ी में है। वही तो हम कह रहे हैं कि आपको आपके क्षेत्र का नॉलेज बहुत कम है, बहुत वीक है। आपको उस पर फोकस की जाती है। अभी नांगलबड़ी का मंदिर जो बना है नया, कितना समय हुआ? 2 साल में। श्योर? यस तो अब हम टेक्निकल से पूछते हैं आपसे और क्वेश्चन। यस आप बिल्डिंग बनाते हैं, यस सर ब्रिज बनाते हैं यस सर या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं यस जिसमें कंपनी यूज होती है, तो हम स्टील का यूज़ करते हैं। यस स्टील का यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? कौन सा कोड लेते हैं? IS 456 ये तो कंक्रीट का कोड है। 17 IS 800 हाँ, IS 800। स्टील के लिए हमारा जो कोड है वो कौन सा है? IS 800 कोड। अच्छा, हम स्टील करते हैं, स्टील यूज़ करते हैं तो प्लेन स्टील यूज़ करते हैं कि इसमें थ्रेडेड स्टील यूज़ करते हैं? सर थ्रेडेड स्टील कारण सर थ्रेडेड स्टील की वजह से सर बॉन्डिंग अच्छी बनती है कंक्रीट और स्टील की सर। अच्छा, तो स्टील की जो हम ग्रेड आपको पता है, स्टील की भी ग्रेड आती है। यस सर कितनी ग्रेड आती है स्टील की? आपने बुक्स में पढ़ी, आपने जॉब तो किया नहीं है, Yes, sir. आप फ्रेशर हो, Yes, sir. तो इंजीनियरिंग में आपने पढ़े होंगे ना ग्रेड ऑफ स्टील। तो आपने कंक्रीटिंग, आपने कंक्रीटिंग सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा आरसीसी का, उसमें आपने डिजाइन करी होगी, बीम डिजाइन किया, कॉलम डिजाइन किया होगा, तो उसमें स्टील की ग्रेड यूज करते होंगे नहीं पता? अच्छा, रिफॉर्म। तो स्टील का तो बेसिक सी चीज है। अब बेसिक सी चीज नहीं आपको पता, कंक्रीट के बारे में आप नहीं सही से बता पा रहे हैं, आप स्टील के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये तो जान है सिविल इंजीनियरिंग की, इसके बिना तो सिविल इंजीनियरिंग कुछ नहीं है। यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं पे खत्म होगी सिविल इंजीनियरिंग। क्या रहता है उसमें? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड स्टील, और थोड़ा सा ब्रिक्स आ जाता है। यही है सिविल इंजीनियरिंग मैक्सिमम को। अब रोड के उसमें जाएंगे तो उसमें बिटुमिनस आ जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, आपने आपके सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा है ना? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो सिंपली सपोर्टेड बीम रहती है, उसमें मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होता है? सेंटर पे मैक्सिमम होता है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम।
है ना। अच्छा, एक अगर ये हमारी सिंपल लोड दी है, उस पे यूडीएल लोड लग रहा है, Yes, sir. ठीक है, कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल, तो उसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, Yes, sir. उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए? सिंपली सबकेट बी में यूडीएल लोड है, Yes, sir. उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? WL square हाँ, by 8. हाँ, तो डब्ल्यू क्या है, W सर लोड है सर, कौन सा लोड है, लोड पर यूनिट लेंथ है सर. यूडीएल लोड है, Yes, sir. और एल हमारा क्या, लेंथ है सर बीम की. अच्छा लेंथ है। Yes, sir. उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्रीस्ट्रेस कंक्रीट पढ़ा हुआ, Yes, sir. तो आरसीसी और प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में फर्क क्या है? सर RCC में आप बात कर सकते हैं ना कोई, स्टील हाँ, और कंक्रीट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. हेलो सर RCC में मैं बाजार में जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है सर, उसमें जो कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें लोड पहले से उस पर डिफाइन किया जाता है. जो स्टील होता है वो पहले से ही अपना टेंशन फोर्स उस पर जनरेट होता है, इसलिए सर उसको प्री स्ट्रेस किसमें? प्री स्ट्रेस कंक्रीट में. अच्छा, ये सर लोड की स्ट्रेस पहले से उसको डेवलप कर देते हैं। सर स्ट्रेस. हाँ अब मुझे फिर से इसकी डेफिनेशन बताइए, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की और रेनफोर्समेंट कंक्रीट की, मतलब फिर से मुझे बताइए, डिफरेंस बताइए, मैं समझा नहीं आता। सर RCC में जो स्ट्रक्चर डिजाइन किए जाते हैं वो RCC में रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में सर कोई सर स्ट्रक्चर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लेब हो गया, और ऐसा और भी स्ट्रक्चर है सर. और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में ऐसा होता है सर कि जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे कर खास करके सर जो ओवर ब्रिज होते हैं, तो उनमें से जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है तो उसमें सर जो टॉप सरफेस होती है रोड की, तो वहाँ पे हमें सर व्हीकल को मूवमेंट करवाने के लिए टेंशन कंप्रेशन फोर्स के रिक्वायर्ड होते हैं सर. उसके लिए जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है उसमें स्ट्रक्चर में पहले से सर प्री डिफाइंड टेंशन फोर्स जनरेट किया जाता है सर. मैं तो अगर आपने सिर्फ सिंपल व्यक्ति को समझाना है तो थोड़ी समझाएंगे, आप तो स्पष्ट समझाइए, 2 लाइन में समझाइए. तो ये आपके प्रश्न से जो जवाब दिया उससे मैं एग्री नहीं करता. अब मुझे ये बताइए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पहले तो रेनफोर्समेंट कंक्रीट होता था, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्यों लाया? एक लाइन बताइए, क्या कारण था ये रेनफोर्समेंट कंक्रीट के एडवांस रूल लाना पड़ा प्री स्ट्रेस कंक्रीट? सर एग्जैक्ट हाँ तो बताइए ना, आप मुझे बताइए, सिंपल सा एक लाइन में बताइए. इसमें क्या होता था कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट हमारा जो आरसीसी होता था उसमें जो स्टील के नीचे जो हमारा क्लियर कवर होता है, ठीक है, तो उसमें जो कंक्रीट होती है स्टील के नीचे की वो वेस्टेज सिर्फ किस लिए, स्टील को बचाने के लिए, ताकि उसमें क्या लगे, रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे. तो उसी का एडवांस फॉर्म इसलिए आया कि हम किसको लेके प्री स्ट्रेस कंक्रीट को लेके आए, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि स्टील के नीचे की जो कंक्रीट होती है उसकी डेप्थ होती है बहुत कम, तो उसको सेविंग करने के लिए हमने कंक्रीट को सेविंग करने के लिए, क्योंकि वो वेस्टेज है ना हमारे लिए, तो वेस्ट ऑफ मनी है हमारा. और इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट देना, उसी को तो इंजीनियरिंग कहेंगे. ठीक है, ये चीज़. अब थोड़ा कुछ पूछ लीजिए करंट मुद्दों पे इनसे. जैसे आपने आपके विभाग का नाम डाला है, पहला विभाग है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इसका क्या कारण है? सर मैं सर ग्रामीण क्षेत्र से निवासरत हूँ, तो सर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ये सर कि इसमें आपको जो ग्रामीण जनता के संपर्क में रहते हैं सरपंच और सचिव, तो आपको उनके संपर्क में रहना है और आपके मार्गदर्शन में आपको ग्रामीण क्षेत्र में काम करवा सकते हैं सर. तो मैं चाहता हूँ सर कि मैं उन लोगों के संपर्क में रहूँ और उस ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनके क्षेत्र में सर जितना अपना सहयोग दे सकता हूँ देना तो चाहता हूँ. आपका काम क्या है, हम लोग पूछना पड़ रहा है, ये तो हाँ देना हाँ, है. ये बताइए, आपका पॉइंट टू क्या पॉइंट काम है? बताइए ना जवाब, उनका जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं समझे, यस सर. हाँ तो उसके हिसाब से जवाब इस दीजिए. विभाग का कार्य क्या है, हाँ? आपका कार्य? सर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो योजनाएं आती है सर, वो लोगों को उसके बारे में जानकारी देना और अरे ये जवाब नहीं है, ये काम तो सरपंच सचिव और इनका काम है, आपका थोड़ी काम है योजनाओं की जानकारी देना.
आप इंजीनियर हो, इंजीनियर का काम क्या रहता है? सर जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसके लिए सर क्या ग्रामीण क्या कंस्ट्रक्शन वर्क? बताइए। सर जो ग्रामीण क्षेत्र में काम आते हैं जैसे खंजे हो गए, ओवरहेड वाटर टैंक हो गए सर, तो वो सर उनका निरीक्षण करना सर कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सुपरविज़न करना क्या है? और क्या है पंचायत, और क्या बस ये दो ही काम है? सर। और कोई काम है? सर और भी बहुत सारे काम बताया ना, वही तो पूछ रहे हैं हम लोग। सार्वजनिक शौचालय निर्माण है, कुटीर निर्माण है, पुलिया निर्माण है, बांध निर्माण है, ये सारे इंजीनियर के अंदर में बताएंगे। आप लोगों को इन्हीं का सुपरविजन करना है। यस सर। लेकिन पंचायत विभाग के, यस सर। क्योंकि डैम का निर्माण जल संसाधन विभाग भी करना है, Yes. वो नहीं। यस सर। आपसे स्पष्ट पूछा था कि पंचायत विभाग का काम मतलब आपको कहता है इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अब क्या काम है? का क्या काम है? तो पंचायत और पंचायत के तहत जो भी काम आते हैं उनका सुपरविजन करना है, इंजीनियर का काम है कि एज पर डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन वो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम है आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वहाँ पे। आप एक एसडीओ बन के जा रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर, यस सर। आपके पास एक जितना एरिया एसडीएम का रहता है उतना आपके पास भी रहेगा। आप एसडीएम के रहेंगे कि अधिकारी रहेंगे, वो प्रशासनिक है, आप टेक्निकल हैं। आप एक किसान परिवार से हो ना, यस सर। और ये बताएं कि आपके बड़वानी जिले में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? सर गेहूँ इसके अलावा गेहूँ के बाद सर कपास, खरगोन को कपास के बारे में कुछ कहा जाता है क्या? सफेद सोने के नाम से जाना जाता था खरगोन को। ठीक है। तो ये आज का हमारे कुछ 2-3 क्वेश्चन है अंतिम, यस सर। उसके बाद हम इस मॉक इंटरव्यू को क्लोज करेंगे यहीं पर। यस सर। आपने डिप्लोमा किया है, आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने डबल पढ़ा है लगभग। यस सर। डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट हैं वही आपको इंजीनियरिंग में मिले होंगे, मैक्सिमम मिले होंगे। यस सर। तो सिलेबस भी लगभग मुझे लगता है वही मिलता है, यस सर। फिर भी आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है यस सर। वो वीक है। यस सर। कारण सर मैं समझता हूँ सर कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं सर जो मेरे वीक हैं, जैसे सर कंक्रीट हो गया, खास करके जो मेरे स्टेम वाले सब्जेक्ट हैं सर, जो खास इंजीनियरिंग में वर्तमान में सर जिनका स्कोप रहा है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, CPPM है, सर्वेइंग है, तो सर मेरी स्ट्रेंथ उन सब्जेक्ट में रही है। और सर कुछ समय से ऐसा चल रहा है सर कि कुछ अधिकतर एग्ज़ामों में खास करके जो सब्जेक्ट स्कोप वाले रहे हैं वो दूसरे सब्जेक्ट रहे हैं, तो सर उनको मैंने उस तरीके से पढ़ा है और ये सब्जेक्ट सर पढ़े हैं, लेकिन सर उस समय अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते आंसर, इस वजह से। ऐसा तो नहीं है कि मेरे एक स्टूडेंट थे विजय पटेल, जी वो शिवानी माता से पढ़ते थे, आप शिवानी माता के स्टूडेंट तो नहीं है? उसको छोड़ के आपने शिवानी माता को प्रेफरेंस दिया हो सकता है। हाँ सर, कुछ समय में पहले जब इंजीनियरिंग शुरुआत की थी सर, तो हमने भी शिवानी के सहारे से एग्ज़ाम पास किए, लेकिन सर जब एहसास हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा सर, तो हमने इंटरेस्ट लिया है सर, और क्लास में पढ़ने के बाद घर पे पढ़ाई की है सर। शिवानी कोई बुरी चीज़ नहीं है, शिवानी कोई कुंजी है, वो बुरी चीज़ नहीं है। आप उससे पढ़िए, वो इसलिए बनी है कि आप एग्जाम टाइम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें, वो इस चीज़ के लिए है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही शिवानी पढ़ें और आप डिटेल में नहीं पढ़ें, ये उसी का नतीजा मुझे लगता है। मतलब मेरा नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, वो आपको मोरल डाउन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है सर, कि एक आप साल ऐसे बुक्स हमेशा बुक प्रेफर करना चाहिए। आपका जनरल नॉलेज भी वीक है और आपको आपके क्षेत्र का नॉलेज भी काफ़ी वीक है। यस सर। तो आप कौन सी पंचायत से आते हैं? सर ग्राम पंचायत आयोग में तो उसके ग्राम पंचायत आगे गाँव के सरपंच को बताइए बताइए। श्री रमेश चंद्र सोलंकी सर। श्योर है? यस सर। सरपंच पूछा मैंने। यस सर। ओके। और आपके जो जनता सदस्य है आपके क्षेत्र के, जो कि पंचायत के लगते हैं, उनका नाम बताइए। कमल रावत। पक्का? यस सर। मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ।
हाँ सर श्योर। ठीक है। तो और आपके गांव में जो टोटल घरों की संख्या कितनी है आपको पता है? आपके गांव में घरों की संख्या कितनी है? सर वर्तमान में सर एग्जैक्ट नहीं पता, लगभग 470 घर हैं सर। पुरानी जनगणना में देखा था सर। घर पूछा मैंने। हाँ सर 470 लगभग। और संख्या कितनी है आपके वहाँ पे? निवासियों की संख्या कितनी है? निवासियों की संख्या नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितने लोग रहते हैं आपके गाँव में? 1280। नंबर ऑफ वोटर्स? सर 570। और रेशो फीमेल मेल का? सेक्स रेशो क्या है? 931। अच्छा, आपके गाँव का 931 है? सर गांव के एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आ सकते हैं, तो लगभग जो डिस्ट्रिक्ट रेशो रहता है वही फॉलो किया जाता है सर। क्यों आप जनगणना से भी तो पता लगा सकते हैं, वोटर्स लिस्ट से? जी। जनगणना से लगा सकते हैं, पॉपुलेशन आपको काउंट होती होगी, हाँ सर। उससे भी निकाल सकते हैं। हाँ सर लास्ट टाइम तो जानकारी यही मिली थी सर कि पर्सनल में विजिट नहीं कर पाया था, पर जो जानकारी मिली है सर उसमें तो 931 है। मेरा तो ये मानना है कि जो आज का एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सिर्फ किताबों तक रह गया। किताबों तो मेरी। जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आसपास की चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, उस पर बच्चे कभी फोकस नहीं करते। वो दो किताब पढ़ लेंगे, बस उसी में रह जाएंगे। ये नहीं कि हमें हर चीज़ का नॉलेज जरूरी है, ये चीज़ सिस्टम में होना जरूरी है। ठीक है जी। तो आज आपका इंटरव्यू आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं।